हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना, रीढ़ की हड्डियों को सहारा देने, हड्डियों को लचीला बनाए रखने, उन्हें किसी भी तरह के झटके और चोट से बचाने के लिए छोटी छोटी गड्डेदार डिस्क होती हैं। अगर ये डिस्क किसी कारणवश सूज जाती हैं या टूट जाती हैं तो उन्हें स्लिप डिस्क कहा जाता है। इससे हेरिनेटेड और प्रोलैप्स्ड डिस्क और रैप्चर्ड डिस्क भी कहते हैं। पहले जहां स्लिप डिस्क के मामले 40 की उम्र के लोगों में देखे जाते थे, वहीं अब युवाओं में भी इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार देश की 5% आबादी स्लिप डिस्क की हल्की या गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। लेकिन ये समस्या क्यों बढ़ती जा रही है और इसका इलाज कैसे किया जाता है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेड एंड सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जरी, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर वी सेंथिल कुमार। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि स्लिप डिस्क होता क्या है। स्लिप डिस्क को जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं वो एक हड्डी नहीं है, ईंट की तरह अलग अलग हड्डियों से बना हुआ। हर दो हड्डी के बीच में एक शॉकर होता है, एक कार्टिलेज, उसको बोलते हैं डिस्क। तो वो डिस्क अपनी जगह से, अपनी सीमा से हिल जाता है या खिसक जाता है, तो उसको कहते हैं स्लिप डिस्क प्रॉब्लम। ओके सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो जो कार्टिलेज होता है ये कितने टाइप के होते हैं, मतलब कितनी तरह के होते हैं और इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं। ये कार्टिलेज जो है शॉकर का काम करता है, ये भगवान ने नॉर्मली दिया हुआ है ओके हमारे हड्डियों में। ओके अब ये डिस्क होने से हमारा मूवमेंट फ्लेक्सिबल होता है, अपना रीढ़ की हड्डी ऐसे झुकना, सीधा होना, ये सब मूवमेंट पॉसिबल होता है। अब वो डिस्क जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक सर्कुलर पार्ट होता है, जैसे एक एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, अंदर जेली जैसे एक होता है, वो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। ओके वो अपनी जगह से खिसक के बाहर आ जाता है, तो वो आसपास जो नर्व्स हैं उसको प्रेस करता है, तो फिर वो दर्द करता है। ओके ये किस कारण से होता है, ये हम कह सकते हैं कि आगे झुकने से, वेट ज्यादा उठा देने से, या कोई एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे तो हमारा मांसपेशियां मजबूत रहेगा। ये रीढ़ की हड्डी के मांसपेशियों को भी मजबूत रखना जरूरी है। ओके अगर हम ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैड पॉस्चर रखते हैं, बैड पॉस्चर मतलब टेढ़ा मेढ़ा बैठना, टेढ़ा मेढ़ा खड़े होना, और ठीक से मतलब पॉस्चर केयर नहीं करना, उससे उस शॉकर्स के ऊपर, डिस्क के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो अपनी जगह से खिसकता है। ओके उसमें तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है डिस्क बल्ज, वो माइनर टाइप है। दूसरा होता है प्रोट्रूशन, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप, ओके और एक्सट्रूशन और सिक्वेस्ट्रेशन सीवियर टाइप। ओके डॉक्टर, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि स्लिप डिस्क आपको है। ये स्लिप डिस्क का पहला लक्षण ये होता है कि एकदम से कमर में दर्द हो जाना, जिसको लोग बोलते हैं मेरा कमर पकड़ लिया है। जी कमर बिल्कुल एकदम से दर्द बढ़ गया है, कमर में दर्द हो गया। और बहुत बार ये डिस्क नसों को दबाता है, तो नस में दर्द महसूस होता है, जिसको शायटिका कहते हैं। वो शायटिका दर्द जो है पैर से लेके, कमर से लेके पैर नीचे तक, साइज के रास्ते और अपने जांग के रास्ते और टांग तक, नीचे तक आ जाता है, और पांव में भी महसूस होता है। ओके उसको शायटिका पेन कहते हैं। ओके तो इस तरह अगर कमर दर्द और लेग पेन, पैर का दर्द होता है, तो उसको डिस्क का लक्षण मानते हैं। ओके साथ साथ बहुत बार झंझनाहट, सुन्नापन, ये सब भी पैर में। जी डॉक्टर, मैं ये और जानना चाहूँगा आपसे, ये बहुत ही एक अहम सवाल भी है कि लोग आगे पोस्चर होके क्यों बैठ जाते हैं, बहुत जल्दी क्यों थक जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि वो सीधे बैठ के अपना काम कर सकें, उसका कारण क्या होता है वो थकावट का। ये बेसिकली क्या है कि पहले जमाने में लोग चलते फिरते थे,
एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो चल के जाते थे, ओके बहुत मैनुअल वर्क करते थे, आगे झुकना, नीचे बैठना, हमारा कल्चर ही वो था कि जमीन पे बैठ के खाना खाना है। ओके और ये सब पुरानी आदतें हम लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। और दूसरा, ये वेस्टर्न हैबिट्स की वजह से हमें हमेशा कुर्सी में बैठ के काम करना है। इवन डाइनिंग टेबल भी हम कुर्सी में बैठ के खाना खाते हैं, नीचे बैठने का आदत ही मतलब छूट गया है। तो ओके जब आपका सिर्फ कुर्सी में बैठना उठना है, इतना ही मतलब हम करते रहते हैं, तो उसको भी ठीक से बैठते नहीं। वो ओके जैसे प्रॉपर एक 90 डिग्री पोजीशन में बैठना चाहिए, इंसान बहुत रिलैक्स होकर बैठने का कोशिश करता है, अपना कमर को मतलब प्रॉपर केयर नहीं करता है, या तो आगे झुक के बैठे रहेंगे या पीछे रिलैक्स होके बैठ रहे करके सोच के बहुत पीछे होके बैठते हैं, जिसमें कमर को सपोर्ट नहीं मिलता, ओके सीट से भी सपोर्ट नहीं मिलता। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं, डिस्क के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आता है तो वो स्लिप कर जाता है। ओके डॉक्टर, मैं ये अगला सवाल ये जानना चाहूँगा आपसे कि इसका पता लगाने के लिए कौन से स्कैन किए जाते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है आखिरकार? सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपको डिस्क प्रॉब्लम है कि नहीं, ओके वो MRI, जो कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI ऑफ लंबोसेक्टोरल स्पाइन। ये ओके कमर की रीढ़ की हड्डी का डिस्क, स्लिप डिस्क है कि नहीं पता चल सकता है। उसके अलावा गर्दन में भी स्लिप डिस्क हो सकता है, वो ज्यादा रेयर है, उतना कॉमनली नहीं देखा जाता है। उसके लिए सर्वाइकल स्पाइन का MRI का जरूरत है। बट कमर का स्लिप डिस्क के लिए MRI ऑफ LS स्पाइन। ओके और डॉक्टर। इसका जी इलाज के बारे में आप पूछ रहे थे। जी अगर ये माइल्ड वाला स्लिप डिस्क है, जैसे मैंने बताया जी डिस्क बल्ज है, तो उसको तो मेडिकेशन, पेन किलर मेडिकेशन टेम्परेरी 4-5 दिन के लिए दे दिया, ओके बेड रेस्ट दिया, और फिजियोथेरेपी और सब प्रिकॉशंस वगैरह फॉलो किया, तो उसी से ठीक हो जाता है। पर अगर वो कुछ ज्यादा वाला स्लिप डिस्क हो गया जिसमें प्रोट्रूशन कहते हैं, उसमें जो है थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपको ये मेडिकेशंस, रेस्ट, फिजियोथेरेपी वगैरह का जरूरत पड़ता है। ओके जब एक्सट्रूशन या सीक्वेस्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें ये सीवियर वेराइटी है, उसमें पूरा डिस्क बाहर निकलता है, वो नर्व्स को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रहा होता है, उसमें जो है ऑपरेशन के जरिए उसको ठीक किया जाता है, क्योंकि उसमें पैर बिल्कुल सुन्न भी हो जाता है, ओके या समटाइम्स वो और भी कॉम्प्लिकेशंस करता है, इसलिए उसको ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। बट इट इज दूरबीन ऑपरेशन से ही ठीक हो जाता है, ओके जैसे माइक्रो डिस्टेक्टमी की तरह हो। डॉक्टर, इसमें जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, इलाज की बात कर रहे थे और इसमें हमने ऑपरेशन की बात करी, तो सर्जरी इसमें कब जरूरत पड़ती है सर्जरी करवाने की? और इस बीमारी में दो सर्जरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों में परिचित रहती है, जैसे कि माइक्रो डिस्टोमी और डिस्टोमी। तो ये सर्जरी आखिरकार क्या है? ये बेसिकली ऑपरेशन हर केस में जरूरत नहीं है। ओके अबाउट 90 to 95% स्लिप डिस्क पेशेंट्स अपने आप 6 वीक्स के अंदर ठीक हो जाते हैं। उसके लिए रेस्ट और प्रिकॉशंस, मतलब आगे नहीं झुकना, वेट नहीं उठाना, और मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी, ये करने से ही 90% ऑफ पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। बट ओके जो सीवियर वेराइटी जो मैंने बताया डिस्क एक्सट्रूशन, उसमें क्या होता है कि वो डिस्क नस को बहुत ज्यादा दबा रहा होता है, पेशेंट इवन सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता है, टेढ़ा पाता है, या 4 कदम भी चलना बहुत दिक्कत हो जाता है, और बिस्तर पे ही लेटे रहने का नौबत आता है। ओके उतने प्रॉब्लम में तो पेशेंट को सर्जरी करके ही ठीक करना पड़ता है। ये शायटिका पेन जो मैंने पहले बताया, तो वो बहुत सीवियर होता है, जी और उसके वजह से पेशेंट परेशान रहता है। रेयरली ऐसे भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें यूरिन मोशन का भी वो सेंसेशंस खत्म हो जाता है, उसमें इमरजेंसी बेसिस पे सर्जरी करना पड़ता है। ओके उसमें वो जो नस को दबा रखा है, उसको जो पार्ट निकल के नस को दबाया हुआ, उसी को निकाल के नस को फ्री कर देते हैं, तो पेशेंट को आराम।
ओके सर, पर मैंने जो दो सर्जरी की बात की थी, उन सर्जरी को मतलब उनकी ज़रूरत कब पड़ती है, वो सर्जरी आखिरकार क्या है? एक होता है डिस्केक्टमी। जी। डिस्केक्टमी, ये डिस्क है, ये रेड कलर का, वो वाला डिस्क बाहर निकला हुआ है और नस को दबा रखा है। उसको पुराने जमाने में ये हुआ कि आपको ये हड्डी को पूरा काट के निकालना पड़ता था, फिर हम डिस्क तक पहुंचते थे और डिस्क को निकालते थे। उसको ओपन डिस्केक्टमी कहा जाता है। अब आ गया माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी। उसमें सिर्फ उतना पोर्शन थोड़ा सा ओपन किया जाता है, एग्जैक्टली जहाँ पे हड्डियों के बीच का गैप होता है, उसमें फेनेस्ट्रेशन करके वहां उसके थ्रू हम डिस्केक्टमी कर देते हैं। वो माइक्रोस्कोप के द्वारा। माइक्रोस्कोप एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप करके एक मशीन होता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है, उसमें देखते हुए उसको इजीली हम डिस्क को निकाल देते हैं। डिस्केक्टमी में, माइक्रो डिस्केक्टमी में वही पोर्शन डिस्क का निकाला जाता है जो निकल गया है, बाहर निकल गया। बाकी जो सीमा के अंदर है वो पार्ट ऑफ डिस्क अंदर ही छोड़ देते हैं, उसको निकालने का जरूरत है। डॉक्टर, मैं अगला सवाल आपसे नस के जानना ऊपर से चाहूँगा। दबाव हट गया तो ठीक हो। जी डॉक्टर, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अगर किसी को स्लिप डिस्क की समस्या है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सर्जरी के बाद क्या ये परमानेंट सही हो सकता है? स्लिप डिस्क जिनको भी है, माइल्ड हो मॉडरेट हो, उनको ये बात के ध्यान रखना चाहिए कि आगे नहीं झुकना है, जी। वेट नहीं उठाना। ओके। सपोज आप फ्रिज के लास्ट फ्लोर से सामान उठा रहे हैं तो कंटिन्यूअस आगे झुक के आप काम करते रहेंगे तो डिस्क में धीरे धीरे ज्यादा प्रेशर बन के वो बाहर निकल सकता ओके। है। या आप जैसे पौधों को पानी दे रहे हैं या पौधों में आप काम कर रहे हैं तो पूरा नीचे झुक के काम करते रहेंगे अपने आप को भूल के, फिर वो तकलीफ बढ़ सकता है। तो इसलिए आगे झुकना और वेट उठाना बिल्कुल मना है डिस्क वाले पेशेंट्स के लिए। अपने पोस्चर ठीक रखना चाहिए और कमर के मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट जो बताएंगे वो एक्सरसाइजेस रेगुलर करते हैं। डॉक्टर, ये समस्या जो थी, स्लिप डिस्क की समस्या, ज़्यादातर बुजुर्गों में देखी जाती थी, पर आज के ज़माने में और आज के टाइम में युवाओं में ये समस्या काफ़ी आम होती जा रही है। इस पर आप कैसे, क्या कहना चाहेंगे और कैसे काबू पाया जा सकता है इस पर? ये जो इसके पहले वाला सवाल का भी जवाब है, डिस्क क्या ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक हो सकता है? हाँ, ये डिस्क जो है जैसे L4-5, L5-S1 में से दो लेवल में डिस्क बहुत कॉमनली स्लिप डिस्क हो जाता है। उसमें ऑपरेशन करने से वो वाला लेवल का प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाता है। और उसके बाद भी कुछ प्रिकॉशन लेना है, जैसे 6 महीने के लिए, 4-6 महीने के लिए आगे नहीं झुकना, 8 से 9 महीने के लिए वजन नहीं उठाना। ये थोड़ा प्रिकॉशन फॉलो करने से पेशेंट परमानेंटली ठीक हो सकता है। ओके। दूसरा, उसके बाद भी एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। ओके। अब बात आई, ये बुजुर्गों में पहले होता था, अब यंगस्टर्स में भी होने लगा। बहुत ही आम उसका हो गया है। कारण यही है कि जैसे पहले जो है वो, ये जैसे मैंने बताया, लोग नॉर्मली एक्सरसाइज बहुत करते थे, वॉकिंग करते थे और काम सारा मैनुअल वर्क ज्यादा करते थे। आजकल के जनरेशन का काम यही होता है कि हमेशा बैठे रहना और लैपटॉप में काम करना या सिस्टम में काम करना, कंप्यूटर्स में, उसमें आपका मूवमेंट ही बंद हो जाता है। उसके अलावा पोस्चर भी खराब हो जाता है। जी। लोग सीधा बैठते ही नहीं है जब कंप्यूटर में भी काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो वो पोस्चर ठीक करने से ही ये प्रॉब्लम से ये बच सकते हैं आजकल के यंगर जनरेशन। दूसरा चीज है, उनको रेगुलर व्यायाम करना जरूरी है। मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम तो 18 घंटे काम करते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं। अब टाइम तो भगवान ने सबके लिए 24 आवर्स ही दिया है, तो जी आपको ही बिल्कुल। टाइम निकालना पड़ेगा। पोस्चर को ठीक से रखिए और रेगुलर एक्सरसाइजेस, इवन रेगुलर मॉर्निंग वॉक 30 मिनट्स डेली इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। इट विल कीप द बैकबोन, मतलब रीढ़ की हड्डी के मांसपेशियों को मजबूत रखेगा। रेगुलर मॉर्निंग सैर। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। स्लिप डिस्क के बढ़ते मामलों की वजह है बढ़ती ग्रोइंग इनएक्टिविटी और घंटों खराब पोस्चर के साथ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर बैठकर काम करते रहना। आजकल ऐसी बीमारी युवाओं में ज़्यादा बढ़ने लगी हैं
और इन बीमारियों से बचने के लिए एकमात्र सही तरीका ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें और हेल्दी आदतें अपनाएं। ऐसा ही डॉक्टर ने भी हमें बताया कि हम डेली एक्सरसाइज करें और अच्छी डाइट खाएं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेके और हेल्थ के नए डॉक्टर के साथ और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.